वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे पाठ चैप्टर या अध्याय का नाम है ध्वनि, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं साउंड। ध्वनि या साउंड। अब सवाल उठता है कि ध्वनि या साउंड से हमारा क्या मतलब होता है, अर्थात ध्वनि या साउंड आखिर होता क्या है। अब देखिए, हमने आपको पिछले पाठ में, पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में, जिसका नाम था कार्य और ऊर्जा, इस पाठ में हम आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, एनर्जी के अनेक फॉर्म्स होती हैं, अनेक रूप होते हैं, और ऊर्जा के अनेक रूपों में से ही हमने आपको एक रूप बताया था जिसका नाम था ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि या साउंड जो है, ध्वनि या साउंड जो है वो क्या है? वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है। अब ऊर्जा का मतलब हम जानते हैं, पिछले अध्याय में इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। क्या होता है ऊर्जा का मतलब? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ध्वनि या साउंड जो कि एक ऊर्जा है,
एक एनर्जी है, एक कार्य करने की क्षमता है। इस ध्वनि ऊर्जा का जन्म आखिर होता कैसे है? आखिर होता कैसे है? अर्थात ध्वनि आखिर पैदा कैसे होती है? ध्वनि के पैदा होने का कारण क्या है? हमारा जवाब है, ध्वनि नामक जो ऊर्जा है, साउंड नामक जो एनर्जी है, उसके पैदा होने का कारण होते हैं कंपन। कंपन कंपन को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेशन, VIBRATIONS, वाइब्रेशंस। तो ध्वनि नामक ऊर्जा के उत्पन्न होने का जो कारण है वो है कंपन, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन किसमें? किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, और या फिर कोई वस्तु हो सकती है। उसके जो कण होते हैं, किसी माध्यम के या किसी वस्तु के जो कण होते हैं, उसमें जो कंपन पैदा होता है, उसके कारण ध्वनि नामक ऊर्जा पैदा होती है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ध्वनि पैदा होने का कारण क्या है, तो ध्वनि पैदा होने का मूल कारण है कंपन, वाइब्रेशंस, जो कि किसी माध्यम में या किसी वस्तु के अंदर के कणों में पैदा होती है। अब सवाल उठता है कि ये कंपन या वाइब्रेशन जो है, ये किसको कहते हैं? कंपन या वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? अब देखिए, कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए ये कोई धागा है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति, यानी अपनी बीच वाली जो स्थिति होती है, उसके इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब आगे पीछे, ऊपर नीचे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। यानी ये धागा इस साइड में कंपन करे या इस साइड में कंपन करे, और धागे को अगर हमने सीधा बांधा है तो ऐसी स्थिति में ये इधर भी कंपन कर सकता है, इधर भी कंपन कर सकता है। तो किसी वस्तु की, जैसे कि वस्तु में यहां पे हमने धागे का जिक्र किया है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से, मिडिल पोजीशन से, बीच वाली पोजीशन से इर्द गिर्द या आगे पीछे, इर्द गिर्द यानी ऊपर नीचे या आगे पीछे, गति को हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। कंपन या वाइब्रेशन किसको कहते हैं? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से, मिडिल पोजीशन के इर्द गिर्द या आगे पीछे जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम कंपन कहते हैं। जैसे किसी, मान लो रबर बैंड है, इसको हमने खींच के छोड़ दिया तो हम देखते हैं काफी देर तक ये ऊपर नीचे हिलता रहता है। कोई धागा है, उसको पकड़ के छोड़ देते हैं तो आगे पीछे हिलता रहता है। तो माध्य स्थिति से ऊपर नीचे या आगे पीछे, या जिसको हम कहते हैं इर्द गिर्द जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम कंपन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी माध्यम के कणों के कंपन के कारण, यानी उनके अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति के कारण ध्वनि नामक ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ध्वनि का संचरण, यानी जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ध्वनि का संचरण किसी ना किसी माध्यम की सहायता से होता है। अर्थात संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि पहुंचती है तो वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचती है। तो ध्वनि का संचरण किसी न किसी माध्यम की सहायता से होता है। अर्थात
ध्वनि किसी ना किसी माध्यम की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। और यह माध्यम ठोस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस के रूप में भी हो सकता है। माध्यम कैसा भी हो, चाहे माध्यम ठोस हो, चाहे द्रव फॉर्म अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, किसी भी अवस्था में हो, अवस्था को बोलते हैं अंग्रेजी में स्टेट। तो ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में माध्यम क्यों ना हो, ध्वनि का संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना माध्यम के बिना संभव नहीं होता है। बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती, माध्यम का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात बताई आपको? हमने आपको बताया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। और ध्वनि नाम की जो ऊर्जा है, इसके पैदा होने का कारण है माध्यम में उत्पन्न होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के, मिडिल पोजीशन के इर्द गिर्द या आगे पीछे जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, उसको हम कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और हमने आपको यह भी बताया कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए, यानी ध्वनि के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, परंतु माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना संभव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। और ये ध्वनि ऊर्जा जो है, साउंड एनर्जी जो है, ये कंपनों के कारण, वाइब्रेशंस के कारण उत्पन्न होती है। अब हम कुछ प्रयोगों के माध्यम से, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि जो है, साउंड जो है, वस्तुओं में कंपन के कारण, वस्तुओं में वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक धातु की थाली लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एक थाली लेते हैं, और इस थाली पर कुछ कागज के टुकड़े गेंद बना करके, बॉल बना करके, या तो कुछ कागज के टुकड़े वैसे ही रख दो, या कुछ कागज टुकड़े बॉल बना करके हम इस पे डाल देते हैं। ठीक है, और उसे किसी अन्य धातु की चम्मच से, एक चम्मच लेते हैं, अन्य धातु की चम्मच लेते हैं, या कोई भी अन्य वस्तु लेते हैं, और उस धातु की चम्मच से इसको हम पीटते हैं, इस पर प्रहार करते हैं। हम देखेंगे कि जैसे ही हम थाली पर चम्मच का प्रहार करते हैं तो ध्वनि पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। और थाली पर ये जो टुकड़े रखे हुए हैं कागज के, ये उछलने लग जाते हैं। करके देखिएगा, जैसे ही बजाओगे ये कागज टुकड़े उछलने लग जाएंगे। और जितनी जोर से आप मारोगे चम्मच को, जितनी जोर से चम्मच का प्रहार थाली पे करोगे, उतनी ही जोर से ये कागज के टुकड़े उछलने लग जाते हैं। स्पष्ट है कि थाली पर चम्मच के प्रहार करने से
कंपन पैदा हुए हैं, वाइब्रेशंस पैदा हुए, और इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण ये कागज के टुकड़े उछल रहे हैं। और जब ये कंपन या ये वाइब्रेशन वायु के माध्यम से, वायु के कणों के माध्यम से हमारे कान में पहुंचते हैं, और कान में पहुंचकर हमारे कान के अंदर जो पर्दा होता है, कान की जो झिल्ली होती है, उस कान की झिल्ली के अंदर भी कंपन पैदा कर देते हैं, धक्का पैदा कर देते हैं, कंपन पैदा कर देते हैं। और कान के पर्दे में जो कंपन पैदा होते हैं, उन्हीं के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला प्रयोग। इसी तरह से हम एक और प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रयोग। हम क्या करते हैं, एक रबड़ बैंड लेते हैं और उसको दोनों तरफ से खींच करके बांध देते हैं, खींच करके बिल्कुल सीधा बांध देते हैं, खींच करके बांध दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, रबड़ बैंड को बीच में से पकड़ते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, बीच में से पकड़ते हैं। अब उसकी माध्य स्थिति से, बीच वाली स्थिति से पकड़ करके थोड़ा खींच लेते हैं और खींच करके छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि खींच करके छोड़ने पर जो रबड़ बैंड है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। और इसी गति को, रबड़ बैंड की अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति है, मूवमेंट है, इसी गति को हम कहते हैं कंपन। यानी रबड़ बैंड कंपन करने लग जाता है। और जब रबड़ बैंड कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो एक खास तरह की हमें ध्वनि सुनाई देती है, खास तरह की आवाज सुनाई देती है। और जैसे जैसे रबड़ बैंड का कंपन जो है धीमा पड़ता है या बंद होने लगता है, वैसे वैसे जो ध्वनि पैदा हो रही थी वो ध्वनि भी धीरे धीरे बंद हो जाती है, कम होते होते धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो यहां भी स्पष्ट हो रहा है कि कंपन से आवाज पैदा हो रही है, साउंड पैदा हो रही है, ध्वनि पैदा हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम एक कंपन से जुड़ा हुआ, वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ एक और प्रयोग करते हैं। अब इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, कागज का या गुब्बारे का जो रबड़ होता है ना, कभी गुब्बारे को आप देखेंगे तो रबड़ का जो गुब्बारा होता है या कागज मान लीजिए, तो कागज की या रबड़ के गुब्बारे की दो समान आकार की, लगभग कितनी, 4 × 3 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, दो समान आकार की हम पट्टियां लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आयताकार पट्टी लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, पट्टी लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर रख देते हैं, जैसा कि इसमें रख करके हमें दिखा रखा है। और एक दूसरे पर रखने के बाद में इसको दोनों ओर से पकड़ लेते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है। ये बच्ची ने इन रबड़ की जो स्ट्रिप है, इसको एक के ऊपर एक रख करके दोनों स्ट्रिपों को और दोनों हाथों से पकड़ लिया है, कस करके पकड़ लिया है, खींच करके पकड़ लिया है।
ठीक है। और इसके बाद में मुंह से इन दोनों पट्टियों के बीच में हम जोर से फूंक मारने का प्रयास करते हैं, जैसा कि इस चित्र में ये बच्ची कर रही है। हम क्या देखते हैं, जब हम फूंक मारते हैं तो हम देखते हैं कि फूंक मारने से इन दोनों पट्टियों के बीच में, इन दोनों पट्टियों के बीच में वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, कंपन पैदा हो रहा है। ये दोनों पट्टियां अपनी माध्य स्थिति के मिडिल वाली जो पोजीशन है उसके इर्द गिर्द मूवमेंट करने लगती हैं। यानी इन दोनों पट्टियों में कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, और इस वाइब्रेशन के पैदा होने से एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है। ठीक है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से रबड़ की आयताकार जो पट्टियां हैं खिंची हुई, इनके बीच से जब हम फूंक मारते हैं और इन पट्टियों में, ये जो पट्टियां हैं रबड़ की, ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं। इनमें जो कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है, उसकी वजह से एक खास किस्म की आवाज पैदा होती है। ठीक इसी सिद्धांत पर हमारे यानी मानव के कंठ से, मानव के गले से, मानव के कंठ से वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हम बोलते हैं ना, हम बोलते कैसे हैं, वो इसी सिद्धांत पर बोलते हैं। हमारे गले में भी इस तरह की लचीली पट्टी होती है, और जब फेफड़ों से हवा उसमें से निकल करके आती है तो वो पट्टी वाइब्रेट करती है, कंपन उसमें पैदा होता है। इसी सिद्धांत पर हमारे यानी मानव के कंठ से वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं मानव कंठ से ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया पर। मानव कंठ से ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया को समझने से पहले आइए हम बोलने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई 8 मुख्य संरचनाओं को पहचानने की कोशिश करें। ये 8 मुख्य संरचनाएं कौन सी हैं? ये है नंबर 1 फेफड़े, जिसको हम लंग्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। नंबर 2 श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। नंबर 3 कंठ नली या गला या वॉइस बॉक्स, जिसको हम अंग्रेजी में लैरिनेक्स भी कह देते हैं। नंबर 4 स्वर तंतु या स्वर रज्जु, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। नंबर 5 भोजन नली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फेरिनेक्स। नंबर 6 टेटवा या कंठ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एडम्स एप्पल। नंबर 7 श्वास नली का मुंह, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और नंबर 8 इसको हम बोलते हैं वृत्ताकार उपास्थि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैरिकॉइड कार्टिलेज, कैरिकॉइड कार्टिलेज। ये 8 मुख्य संरचनाएं हैं जो कि बोलने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है मानव की। अब इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला चित्र हम देख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि ये तो है हमारे फेफड़े, ये दोनों हमारे फेफड़े नजर आ रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। ठीक है। अब श्वास नली या ट्रैकिया ये कहां पर होती है? फेफड़ों से जुड़ी हुई ये वाली जो नली आपको दिख रही है, ये जो नली है ये है हमारी श्वास नली, या जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, ये श्वास नली है। दूसरे चित्र में अगर देखें तो ये जो स्थिति है, ये वाली,
ये हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया। इस चित्र में देखें तो ये वाली हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया। ठीक है। अब तीसरी चीज, कंठ नली या गला या वॉइस बॉक्स, ये कहां पर होता है? तो देखिए इस चित्र के अंदर आपको ये जो गांठ सी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसको हम कंठ नली भी कहते हैं, गला भी कह देते हैं, या अंग्रेजी में लैरिंक्स भी कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए स्वर तंतु या वोकल कॉर्ड, ये कहां पर होती है? ये हमारे वॉइस बॉक्स की यहां पे होती है। और अगर इस चित्र में देखें तो हमारे जो वोकल कॉर्ड होंगे वो यहां पर होते हैं, इस हड्डी में, यहां पर। और अगर इस वाले चित्र में देखें, जिसमें देखिए ये श्वास नली है और ये वोकल कॉर्ड यहां पर होते हैं, ये हमने बताया आपको। इस चित्र में, इसी चित्र का भाग है ये श्वास नली नजर आ रही है और ये श्वास नली का ऊपरी हिस्सा है। और इसमें ये जो आपको स्थितियां दिख रही हैं दोनों तरफ, ये क्या है? ये है वोकल कॉर्ड, जिसको हम स्वर तंतु या स्वर रज्जु भी कहते हैं। ये क्या है? वोकल कॉर्ड है। ये रबड़ की, जैसे हमने अभी प्रयोग किया था ना, रबड़ की पट्टियां थी, गुब्बारे के रबड़ की पट्टियां थी, इस तरह की ये मांस की पट्टियां होती हैं। ठीक है, खिंची हुई रहती हैं ये। ठीक है। अब पांचवी है हमारी भोजन नली, फेरिनेक्स। भोजन नली कहां पर है? ये वॉइस बॉक्स के ऊपर, ये जो स्थिति है, ये वाली, ये जो जगह है, ये हमारी भोजन नली है, जहां से खाना हमारे पेट में जाता है। ठीक है। इसके अलावा टेटवा या कंठ या एडम्स एप्पल, ये कहां पर होता है? देखिए वॉइस बॉक्स के अंदर ये नुकीला सा हिस्सा है। हमने देखा होगा कि ज्यादातर जो पुरुष होते हैं उनके गले में जब हम गौर से देखें तो एक हड्डी जो होती है काफी उभरी हुई होती है गले के अंदर। इस हड्डी को हम टेटवा बोलते हैं। सुना हुआ, टेटवा दबा दिया, ये हड्डी होती है, इसको बोलते हैं टेटवा। कंठ भी बोल देते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है। इसके अलावा श्वास नली का मुंह, ये जो हमारे ट्रैकिया है, जिसको हमने श्वास नली बोला था, ये इधर, ये श्वास नली इस चित्र में ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है। और इस चित्र के अंदर श्वास नली कौन सी है? ये वाली है। इस चित्र में श्वास नली कौन सी है? ये वाली। ठीक है। इसका जो सिरा होता है, ऊपरी सिरा जो होता है, इसको हम कहते हैं श्वास नली का मुंह या एपिग्लॉइटिस। और इस चित्र में देखें तो ये श्वास नली का मुंह है, एपिग्लॉइटिस। हल्का सा याद होना चाहिए, बस ज्यादा गहराई में जाने की आपको जरूरत नहीं, आपके ज्ञान के लिए हम ये बात बता रहे हैं आपको सिर्फ। ठीक है। चलिए, और आठवीं चीज है वृत्ताकार उपास्थि। उपास्थि का मतलब, अस्थि का मतलब होता है हड्डी और उपास्थि का मतलब होता है लचीली हड्डी। तो वृत्ताकार उपास्थि का मतलब हुआ ऐसी लचीली हड्डी जो कि गोलाकार हो, वृत्ताकार हो। ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं कैरिकॉइड कार्टिलेज। ये कैरिकॉइड कार्टिलेज कहां पर होती है? ये यहीं पर होती है, ये भी यहीं पर होती है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने सब चीजें पहचान ली। वोकल कॉर्ड पहचान गए हम, ये वाला श्वास नली के ऊपर होता है, जैसा कि इन जो चित्रों में दिखाया हुआ है, ये वोकल कॉर्ड है। ये जो दिख रहा है ना, ये एक, और ये इधर वाली, ये वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है। इस समय ये खुला हुआ है। और इस चित्र में, दूसरे चित्र में अगर वोकल कॉर्ड को देखें, देखिए ये बंद है, ये बंद है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बोलने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई 8 मुख्य संरचनाएं हैं। एक तो फेफड़े, जहां से हवा का प्रेशर आता है। श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो भी हमने पहचान ली है। कंठ नली, गला या वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, वो भी हमने पहचान लिया है। वोकल कॉर्ड, जिसको स्वर तंतु या स्वर रज्जु कहते हैं, वो भी हमने पहचान लिया है।
भोजन नली या फेरिनेक्स वो भी हमने पहचान ली है। टेंटवा कंठ या एडम्स एपल वो भी हमने पहचान लिया है। श्वास नली का मुंह जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि हमने चित्र में बताया था ये वाला है एपिग्लोटिस, और इधर श्वास नली का मुंह ये है ही, दिख ही रहा है हमें, ठीक है। और वृत्ताकार उपास्थिक कैरिकॉइड कार्टिलेज ये भी हमने पहचान ली, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं कि हम आखिर बोलते कैसे हैं, बोलने की हमारी प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, मानव शरीर में ध्वनि पैदा करने वाली जो मुख्य संरचना होती है उसको हम कहते हैं कंठ नली, गला या वॉइस बॉक्स या लैरिनेक्स। अभी अभी हमने बताया लैरिनेक्स कौन सा होता है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इसी हिस्से को हमने बड़ा करके दिखा दिया यहां पर, ये, ठीक है। तो मानव शरीर में ध्वनि पैदा करने वाली मुख्य संरचना होती है कंठ नली, गला या जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में लैरिनेक्स बोलते हैं वो, ठीक है। अब ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये वाला या ये वाला, ठीक है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, दो स्वर तंतु होते हैं या स्वर रज्जु होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं, यानी मांस की दो तनी हुई झिल्लियां होती हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। ये इस चित्र में देखें तो यहां पर पोजीशन होती है और यही पोजीशन यहां पर दिखाई गई है श्वास नली के सिरे पर, ट्रैकिया के सिरे पर। ये देखिए, ये जो है ये दोनों हमारी झिल्लियां हैं, वोकल कॉर्ड है, स्वर रज्जु या स्वर तंतु है, जो कि श्वास नली के मुंह पर इस प्रकार से स्थित होते हैं कि बोलते समय ये बोलने की रफ्तार के अनुसार, बोलने की स्पीड के अनुसार गुब्बारे के रबड़ की पट्टियों की तरह खींच जाते हैं, तन जाते हैं, खींच जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वोकल कॉर्ड ही है, ये इधर वाला वोकल कॉर्ड और ये इधर वाला वोकल कॉर्ड है, दो हैं, इसमें खिंचे हुए हैं और इसमें खुले हुए हैं, ढीले हैं। तो बोलने की रफ्तार के अनुसार ये रबड़ की पट्टियों की तरह खींच जाते हैं। और जब फेफड़ों से आने वाली हवा, ये फेफड़ों से जो हवा आती है जो कि हमारी श्वास नली के माध्यम से आती है, ट्रैकिया के माध्यम से आती है, श्वास नली को बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। जब फेफड़ों से आने वाली हवा हमारी श्वास नली यानी ट्रैकिया से होते हुए इन खिंचे हुए स्वर तंतुओं की, ये ट्रैकिया है, यहां से गुजर रहे हैं, और जब खिंची हुई है तो ये खिंची हुई पट्टियां इस पोजीशन में देखिए आप, इस खिंचे हुए स्वर तंतु या वोकल कॉर्ड की झिरी में से गुजरती है, तो स्वर तंतुओं, ये जो स्वर तंतु होते हैं अपनी माध्य स्थिति के, अपनी मिडिल जो पोजीशन होती है कि उसके इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, यानी इन स्वर तंतुओं में कंपन पैदा हो जाता है। और इस कंपन, इनमें कंपन पैदा होने के कारण एक खास प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, खास प्रकार की आवाज निकलती है। और यह आवाज इतनी खास होती है कि संसार में कभी भी दो लोगों की आवाज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आवाज की नकल करने वाले जो कलाकार होते हैं, जिन्हें हम मिमिक्री आर्टिस्ट कहते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति की आवाज की नकल करते हैं, उनकी आवाज भी उस व्यक्ति से मिलती नहीं है। हकीकत में हमें सिर्फ लगता है कि उसकी आवाज उसकी जैसी है, लेकिन
हूबहू उसकी जैसी नहीं होती है। हमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। संसार में कोई किसी भी दो व्यक्तियों की आवाज कभी भी एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि अमिताभ बच्चन की आवाज कोई व्यक्ति निकालता हो और हमें ऐसा लगे कि वो वास्तव में अमिताभ बच्चन जैसी है, लेकिन वो हूबहू अमिताभ बच्चन जैसी आवाज नहीं होती है। उसकी वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके कंपनों की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो अलग होती है। ठीक है। अब बोलने की जो प्रक्रिया हमने आपको अभी समझाई, बोल करके बताई, इस बोलने की प्रक्रिया को और अधिक गहराई से समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक खास वीडियो। देखिए, इस चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं हमारे, और ये जो नली हमें दिखाई दे रही है ये हमारी श्वास नली है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और इस श्वास नली के अंतिम छोर पर, लास्ट में, यहाँ पर हमारा होता है वॉइस बॉक्स, जिसको हम कंठ नली भी कह देते हैं, कंठ भी कह देते हैं, या लैरिनेक्स भी कह देते हैं। ठीक है। ये जो लैरिनेक्स है, इसकी बनावट किस तरह की होती है वो अभी हमने आपको बताई थी, अभी हम और देखेंगे। इसमें होता क्या है कि फेफड़े जो होते हैं, जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़ों से छोड़ी हुई जो हवा होती है वो इस श्वास नली यानी ट्रैकिया से होते हुए इस वॉइस बॉक्स से, ये जो हमारा लैरिनेक्स है, वॉइस बॉक्स है, कंठ है, इससे गुजरती है। और ये जो वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होती है, दो उपास्थि होती हैं, यानी दो लचीली हड्डियां होती हैं। ये देखिए, ये दो लचीली हड्डियां हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, और इन दो, ये दो लचीली हड्डियां हैं, इनसे ही जुड़ा हुआ होती है हमारे स्वर तंतु या वोकल कॉर्ड। इनकी संख्या होती है दो, हमने बताई थी, दो वोकल कॉर्ड होती है मानव शरीर में, रबड़ की पट्टियों की तरह होती है। ठीक है। तो ये जो स्वर तंतु होती है, जो हमारी उपास्थियां होती हैं, लचीली हड्डियां होती हैं दो, ये क्या करती हैं, ये हमारी ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, स्वर तंतु होते हैं, इनको खींच करके रखती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से खींचती रहती है, ये हमारे वोकल कॉर्ड से। ठीक है। और ये खुलते बंद होते रहते हैं, ये हमारे स्वर तंतु जो हैं। और जब ये बंद होते हैं, तो जब ये बंद होते हैं इस तरह से, उस समय पे फेफड़ों से जो हवा आती है श्वास नली के माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से, वो इन दोनों के बीच में जो झिरी है इसमें से गुजरती है। और जब ये गुजरती है तो क्या होता है, ये जो हमारे वोकल कॉर्ड हैं, स्वर तंतु हैं, इनके अंदर कंपन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। और इस कंपन की वजह से ध्वनि पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। ठीक है। इस तरह से जब ये धीरे धीरे होता है, इनकी गति धीमी होती है तो धीमी साउंड पैदा होती है, जब तेज हो जाती है तो तेज साउंड पैदा होती है। इस तरह से मानव शरीर के अंदर ये हमारे बोलने की प्रक्रिया चलती है। ठीक है। अब देखिए, अभी अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने एनिमेशन के माध्यम से बोलने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, लेकिन वो तो एनिमेशन था। लेकिन वास्तव में हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, हमारा जो कंठ नली होती है, हमारा जो लैरिनेक्स होता है, वो कैसे काम करता है, उसका वास्तविक चित्र किस प्रकार का होता है और आवाज कैसे निकलती है, आइए इसके लिए भी हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें वास्तविकता बताई गई है।
कि किस तरह से हमारा वास्तविक जो लैरिनेक्स है, वॉइस बॉक्स है, वो काम करता है। ये देखिए, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमें हमारा गले के अंदर जो वास्तव में हमारा लैरिनेक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो दिखाई दे रहा है। इसमें ये दोनों तरफ ये मांस के जो छोटे छोटे टुकड़े हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड हैं, स्वर तंतु हैं। जब भी हम बोलते हैं तो ये जो स्वर तंतु होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक करके क्या होता है, जब फेफड़ों से आने वाली हवा जो है इन चिपके हुए स्वर तंतुओं से टकरा करके इसकी झिरी में से बाहर निकलती है, तो इनमें कंपन पैदा होता है और एक आवाज पैदा होती है। किस तरह से? देखिए, इस तरह से कै जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे